हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे में जो क्वेश्चन आया है उसके में क्या क्या कंटेंट लिखना है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में। ठीक है, तो 4 में से आपको सेक्शन ए में 1 लिखना है और 4 सेक्शन बी में से 1 लिखना है। कुल मिला के आपको 1000 से 1200 वर्ड का आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप 8 से 900 वर्ड लिखिए कम से कम, और अराउंड 125 मार्क्स है हर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, टोटल 250 मार्क्स है। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ये पहला पेपर यूपीएससी एग्जाम में है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में। पहले कुछ साल पहले क्या होता था कि सेक्शन ए में मेनली करंट रिलेटेड टॉपिक होता था, सेक्शन बी में फिलोसॉफिकल होते थे। इस साल से क्या हो रहा है कि देख रहे हैं पिछले साल से कि दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में यूपीएससी खासकर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल टॉपिक पूछ रही है। ठीक है, जो कि शायद हैंडल करना उतना ईजी नहीं है। उसको हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डेप्थ में प्रिपरेशन मांगता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मांगता है, तभी जाके आप इसको अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं एग्जाम कंडीशन में। जैसे देखते हैं जो पेपर जो कल का जो पेपर है आया हुआ है, इसमें से सेक्शन ए में जो 4 क्वेश्चन ये थे। पहला सेक्शन ए में था फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। सेकेंड था पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 3 था हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। और चौथा था ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को लिखा होगा सेक्शन ए में, ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ठीक है, जो इसमें से जो डिफिकल्ट है वो मेरे ख्याल से 2 नंबर मोस्ट डिफिकल्ट है। ठीक है, 1 जो ये वाला जो पहला है ये थोड़ा मिसलीडिंग है, डिस्कस करते हैं कैसे मिसलीडिंग है। ठीक है, पॉइंट 3 लिखा जा सकता है अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आता है कि साइंटिफिक मैन क्या होता है और रोमांटिक मैन क्या होता है। अगर आपका क्लैरिटी क्लियर है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक पे। पहला टॉपिक, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। ठीक है, इसमें अब ये देखिए, सबसे पहली बात है केस स्टडीज। ठीक है, व्हाट इज केस स्टडी पहले को समझिए। सेकेंड चीज इकोनॉमिक एक्सेलेंस। इकोनॉमिक एक्सेलेंस में हम लोग ले सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका इकोनॉमिक अचीवमेंट। ठीक है, उसके लिए कैसे फॉरेस्ट को कैसे केस स्टडी के रूप में लिया जा सकता है, इसको हमें समझने की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सेलेंस में। देखिए, इसका मतलब है कि पहले आप समझिए फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट कैसे एक एग्जाम्पल सेट करती है। अब इसको समझने का केस है, अभी फिलहाल, और ये एक चीज़ और कंपेयर करते हैं हम लोग, अभी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट वो क्या हो रहा है, उसका रोल मॉडल क्या है। उसका रोल मॉडल है फास्ट ग्रोथ, क्विक ग्रोथ, एक कम्पिटिटिव ग्रोथ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट है वो जस्ट उसका उल्टा है। फॉरेस्ट मतलब क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं वो एक इकोसिस्टम का कंसेप्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट अपने आप में रिजिलियंट होती है कि कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी हो तो फिर से वो ग्रो कर लेती है। ठीक है, कॉप अप कर लेती है। तो इस सब थीम को आपको समझना होगा और लिखना होगा। अब इसमें आप क्या करके फॉरेस्ट के बारे में मत लिखिएगा कि फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एफॉरेस्टेशन है। वो फिर मार्क्स तो मिलेगा उसका, लेकिन वो उतना क्वालिटी नहीं निकल के आएगा जो कि ऐसे में मांगा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना इतना ही है कि इकोनॉमिक एक्सेलेंस में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी नेशन, किसी भी सोसाइटी के लिए कैसे हम फॉरेस्ट का एक रोल मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, अगर उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, तो आप इस आंसर में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक लेते हैं, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अनएक्नॉलेज्ड मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट नहीं देते हैं। ठीक है, जिसके बारे में उतना उनका रोल सामने नहीं आता है। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पोएट्स कौन होते हैं पहले बताइए। पोएट्स होते हैं कोई भी आर्टिस्ट, राइटर, ठीक है, पेंटर, कुछ भी होंगे जो कि वो हमें दिखाते हैं कि सोसाइटी में क्या प्रेजेंट कंडीशन है, क्या सिनेरियो है। ठीक है, उसके अनुसार वो अपने आप को अपने जो भी कला हो, अपना बुक हो, नॉवल हो, कविता हो, उसके माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो पेन है, जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, जो इनजस्टिस है, उसको वो दिखाते हैं। तो अब ये देखना है कि कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए पास्ट में, जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप ले सकते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, सरोजिनी नायडू का नाम ले सकते हैं,
यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं, ठीक है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हो गए, ठीक है, इन सब का नाम ले सकते हैं। अगर फॉरेन राइटर का नाम लें तो जैसे शेली हो गए आपके, ठीक है, आपका वॉल्ट व्हिटमैन, तो इन सब का जैसे आपको इसका याद है आपको आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे उन्होंने रेवोल्यूशन, कैसे क्रांति में उन्होंने सपोर्ट किया, जैसे कि एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी हम लोग देखते थे कि उसमें भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कुछ सिंबल, जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा हम लोग बॉयकॉट मनाते थे या कुछ बॉयकॉट करते थे, तो सिंपल सा चीज़ है। और अनएक्नॉलेज्ड पोएट क्यों हैं? क्योंकि पोएट सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोएट वो सामने नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली अपने बातों को प्रेजेंट करते हैं। प्लस सोसाइटी में उनको कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, उनको पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए होता है, वो कहीं ना दूर होकर अपना लिखते हैं, ठीक है। और समय टाइमिंग मैच नहीं करता है, जैसा भी कंडीशन हो, बट वो अपने उनके जो काम है उस काम के थ्रू कुछ एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, एक माइंडसेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक चेंज आता है सोसाइटी में। तो सेकंड पॉइंट ये था आपका, ऐसे में कुछ इस तरह आपको हैंडल करना होगा, लेकिन ये चैलेंजिंग टॉपिक है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें पोएट्स का, आर्टिस्ट का, फिलोसफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, पीपुल का मनोभूमि सेटअप तैयार करने के पीछे। दिस इज द सेकेंड टॉपिक। अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ओवर वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग ये भी है, लेकिन इसको समझते हैं इस तरह से हम लोग। पहले साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन में अंतर क्या है, ठीक है। साइंटिफिक मैन वो होता है जो कि एक मेथड को प्रोसेस को फॉलो करता है, एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है, एक मेथड बाय सिस्टम को फॉलो करता है और उसके अनुसार एक गोल डिसाइड करता है और वन बाय वन उसको अचीव करते जाता है, ठीक है। साथ में वो टीम बनाएगा, वो फीडबैक लेगा, क्रिटिसिज्म लेगा, लेकिन उस पर काम करेगा। ही इज ए मोस्टली ए डूअर, जो काम करता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। और उसको पता है अपना लिमिटेशन, उसको पता है कि क्या रियलिस्टिक होता है कि क्या हम अचीव कर सकते हैं, क्या एक अचीवेबल टारगेट है, उसको वो साइंटिफिक मैन हुआ। रोमांटिक मैन कौन हुआ? रोमांटिक मैन वो हुआ जो कि थोड़ा ड्रीमर है, एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीता है, वो आइडियलिस्टिक होता है, वो सोचता है कि ये अचीव कर सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, वो एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक ड्रीम, एक आइडियल में जी रहा है और ये एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक मैन है। इसलिए कहीं ना कहीं जब भी बात होगी तो ये चूंकि काम कर पाता है, एक्सक्यूट कर पाता है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू इसके बनस्पत। तो यही बात है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over the romantic man, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 3। और लास्ट टॉपिक है ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ये सिंपल इजी टॉपिक है। इसका मतलब है कि जो शिप है, आपका मतलब है कि आप लाइफ में चैलेंज लीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे और कुछ बेटर कर पाएंगे। वरना अगर शिप अगर हार्बर में रहती है तो सेफ तो है, लेकिन तो वहाँ पे वो रोकने कहीं रॉट हो जाएगी और बाहर जाती है, एक्सप्लोर करती है, दूसरे घूमती है, चैलेंजेस है, रिस्क है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए बना है, मतलब लाइफ भी हमारा उसी लिए बना है कि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ें, ठीक है, जैसा भी आएगा। पर ये इजी टॉपिक है, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो एक सेक्शन में 4 टॉपिक था जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। बाद में समय मिलेगा तो 1 बाय 1 इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेकिन बेसिक जो थीम है इस चारों का ऐसे का लगभग ऐसा होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी यूपीएससी कैसे इसको आंसर कैसे मार्क्स अवार्ड करता है, कैसे स्कोर होगा, ये यूपीएससी जाने, लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के बारे में कि वहाँ पे अगला 4 क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और अपना जो फीडबैक को आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।